हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्जाम ओरिजिनल्स। मैं हूं मेघना। आज है 15 जनवरी और हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। अब कुछ लोगों ने कल सेलिब्रेट कर ली होगी, कुछ लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे भी आजकल फेस्टिवल्स इतने कंफ्यूजिंग हो गए हैं, दो दो डेट्स पर आ जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो जिसने जब भी सेलिब्रेट किया हो, लेकिन मैं आज आप सबको विश कर रही हूँ। और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कि जब सन जो है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होने लगता है ना। तो अच्छे हार्वेस्ट के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल। प्रॉस्पेरिटी, पीस, हैप्पीनेस और हेल्दी रहने के लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं आप सबको विश करती हूँ कि आप सब भी बहुत ही हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और बहुत ही एनर्जेटिक रहें, ताकि आपको अच्छी एनर्जी मिले एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए और आप सभी इस एग्जाम को क्लियर करें। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो भी चीजें आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है वो हम डिस्कस करते हैं। जो भी चीजें आप मेंस के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए कि जो आपको ये जो करंट अफेयर्स हैं ये दोनों ही मीडियम्स के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो कंटेंट है वो दोनों में ही रहता है, हिंदी में भी रहता है, इंग्लिश में भी रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम्स होनी चाहिए या होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं या हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। हर सेशन के बाद आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाया जाता है, तो वहां से जाकर एक बार आप ये वीडियो देखें। रोज 20-25 मिनट का वीडियो होता है, अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे का वीडियो होता है। तो आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छा टच मिलेगा और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी जब आप करंट अफेयर से अवेयर रहेंगे कि आसपास चीजें चल क्या रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे कुछ कोर्सेज हैं, तो अगर आपको अच्छे गाइडेंस का रिक्वायरमेंट है तो आप इन कोर्सेज को देख सकते हैं। ठीक है, प्री के लिए, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन आपका टेस्ट सीरीज और रिवीजन होता है, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप इन्हें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहली न्यूज है हमारी कि जो पीएम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट रिलीज की है 1 लाख बेनिफिशियरीज ऑफ पीएमएवाई। ठीक है, जो किसके अंदर आता है? पीएम जनमन के अंदर आता है। अब ये दो योजनाएं हैं, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। पहले समझते हैं कि न्यूज क्या है। तो पीएम जनमन जो है, इसके अंडर जो भी लोग एलिजिबल होंगे, जो भी बेनिफिशियरीज होंगे, उनको पीएम आवास, तो जो आपका पीएमएवाई है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें उसमें ये पैसा मिलेगा और 1 लाख बेनिफिशियरीज के लिए उनका पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो रिलीज कर दिया गया है पीएम के द्वारा। अब पीएम इनसे इंटरेक्ट करने भी गए, जो पीएम जनमन के बेनिफिशियरीज हैं उनसे इंटरेक्ट करने भी जाते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि ये जो पीएम जनमन है, आपको ये तो पता होगा, जो आवास योजना है हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो भी डिजर्विंग बेनिफिशियरीज हैं उनको हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेफ हाउसिंग दी जा रही है और ये अब किसको दी जाएगी? जो पीएम जनमन के बेनिफिशियरीज हैं उसको दी जाएगी। तो हम समझते हैं कि जो पीएम जनमन स्कीम है वो एक्चुअली में है क्या। तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजाति न्याय आदिवासी महाअभियान इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो भी पीवीटीजीज है ना, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय वर्ग कहा जाता है। तो उन बेनिफिशियरीज को क्या क्या फैसिलिटीज देना है? उनके पास सेफ हाउसिंग रहे, ठीक है, सुरक्षित आवास प्रदान करना है, स्वच्छ पेयजल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छता प्रदान करनी है, शिक्षा भी प्रदान करनी है, स्वास्थ्य प्रदान करना है, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसका उद्देश्य। पीएम जनमन का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उद्देश्य पता होना चाहिए, किससे रिलेटेड है, तो ये भी पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है ये स्कीम और कब लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया गया था 15 नवंबर 2023 को, सॉरी 15 नवंबर 2023, रिसेंटली है, पिछले साल ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो इस दिन 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। बिरसा मुंडा है, भगवान बिरसा मुंडा, उनकी जयंती रहती है और इस दिन को क्या डिक्लेयर किया है? जनजाति गौरव दिवस, है ना, जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि 15 नवंबर को आता है और इसलिए उनसे जुड़ी हुई जो पीएम जनमन स्कीम है उसको भी लॉन्च किया गया। इसका जो नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है? जनजातीय मामलों का मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसका मंत्रालय है। अब हम समझते हैं कि जो इसके मेन बेनिफिशियरीज हैं पीवीटीजीज, थोड़ा सा उनके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो जो पीवीटीजीज हैं, आपको सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखना है,
इसे क्या बोलते हैं? पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो इसका फुल फॉर्म आप ध्यान में रखें। और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय वर्ग, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता है इन्हें। अब ये कौन से ग्रुप्स होते हैं? सपोज अगर हम माने ये कौन से ग्रुप्स होंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस अनुसूचित जनजाति की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 8.6% है। अब इस 8.6% को हम मानते हैं कि पूरा जो है 8.6% वो 100% एज्यूम, कोई भी नंबर अपने आप में 100% है, तो यहाँ पे इसको 100% एज्यूम करते हैं। अब इस 100% पे मान लेते हैं कि 12% ऐसे लोग हैं जो बहुत ही आर्थिक रूप या विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग है ना। यहाँ पे जो ऐसे लोग हैं जो काफी कमजोर हैं, विशेष रूप से कमजोर हैं, ये तो पूरा एसटी है, ठीक है, मतलब 8.6% पूरा एसटी है, लेकिन उसमें भी ऐसी कुछ पॉपुलेशन होगी तो बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई है। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? पीवीटीजीज कहा जाता है, ठीक है। मोर वनरेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स, या फिर जनजातीय समूहों के बीच अधिक असुरक्षित हैं ये लोग, और ये भारत सरकार द्वारा देशी जनजातियों की पहचान और सुरक्षा के लिए एक वर्गीकरण है। तो पीवीटीजी जो है वो अनुसूचित जनजाति का एक उप वर्गीकरण है। यहाँ पर हमने सोचा कि उसके अंदर ही आते हैं। अब जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है ना, वो एक्चुअली ऊपर ऊपर लोगों को बेनिफिट्स दे देती हैं कि शेड्यूल ट्राइब्स जो है पूरी अनुसूचित जनजाति उनको ही बेनिफिट्स मिल जा रहे हैं सारी स्कीम्स के, और जो निचले स्तर पे ये पीवीटीजी आ रहे हैं उनको स्कीम्स के बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये लोग जो है वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं, इसलिए अब इनके लिए भी चीजें शुरू की गई हैं, ठीक है, जहां पर इनको आवास प्रोवाइड किया जाएगा पीएम आवास योजना के तहत। ठीक, अब आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए, जैसे कि अब यहाँ पे पहले जो इसके लिए कमीशन बना था तो 1973 में बना देभर कमीशन। 1973 में आपका आता है देभर कमीशन, जिसने क्या क्रिएट किया? प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स या आदिम जनजातीय समूहों का क्रिएशन किया गया था इस कमेटी के अकॉर्डिंग, इस आयोग के अकॉर्डिंग। फिर 2006 में इसको बदल के क्या कर दिया? पहले इसको पीटीजीस बस कहा जाता था, लेकिन इसको क्या कर दिया उस टाइम पे? पीवीटीजीस कर दिया गया। 2006 में इसको कन्वर्ट किया गया और चेंज किया गया था। अब जो पीवीटीजीज है ना, उनको कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके तहत उनको डिक्लेयर किया जाता है कि वो पीवीटीजी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी होगी एग्रीकल्चर के लिए, वो प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। मतलब अभी वो पुराने अस्त्र शस्त्र का यूज कर रहे हैं, मतलब पुराने टूल्स का यूज कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है उनका पुराने लेवल्स की चीजें ही यूज कर रहे हैं, पहली चीज ये। फिर यहाँ पे साक्षरता कम होती है, तो लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी देखने के लिए मिलता है। ये फैक्टर, ये 4 फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी देखने के लिए मिलता है। फिर आ जाती बात कि ये लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, इसलिए एक क्लासिफिकेशन ये हो गया कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। और जो आखिरी है वो चीज क्या है आपका, कि डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, मतलब या तो इनकी पॉपुलेशन नीचे जा रही है, डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, या फिर स्टैग्नेंट पॉपुलेशन है। तो डिक्लाइनिंग या स्थिर ही पॉपुलेशन है, बढ़ नहीं रही है, या फिर उससे भी कम होती जा रही है। तो ये 4 क्राइटेरियाज होते हैं पीवीटीजीज को डिफाइन करने के लिए, कि प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रहेगा, उनका खेती करने का तरीका बहुत ही पुराना है, लिटरेसी साक्षरता का रेट काफी कम है, काफी लो है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, या फिर उनकी पॉपुलेशन जो है, उनकी जनसंख्या जो कम हो रही है या फिर स्थिर है। ये 4 फैक्टर्स होते हैं, ठीक। ये चीज आपको याद रखना है। आपको एक और चीज याद रखना है कि टोटल इंडिया में कितने पीवीटीजीज हैं? 70 पीवीटीजीज हैं। आपकी जो 705 शेड्यूल ट्राइब्स है, नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब्स कितनी है आपकी? 705 लगभग नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब्स है। इसके अंदर जो पीवीटीजीज हैं, इसका सबसेट है वो कितने हैं? 75 पीवीटीजीज हैं टोटल, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो है 75 है। और उसके अंदर आपको एक चीज ये भी याद रखनी कि एमपी में कितने पीवीटीजीज है? तो एमपी में 3 पीवीटीजीज है, और वो 3 पीवीटीजीज के नाम कौन कौन से हैं? एक तो बागा ट्राइब्स है, जो आपको मंडला डिंडोरी मतलब साउथ ईस्टर्न रीजन में मिल जाता है एमपी के, और उसके बाद आ जाती है आपकी भरिया ट्राइब्स जो कि आपको सदर्न या फिर साउथ ईस्टर्न रीजन में मिल जाएगी, और तीसरी आती है सहारिया ट्राइब्स, जो कि मेनली आपको कहाँ पे मिलती है? नॉर्दर्न रीजन्स पे मिलती है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सहारिया ट्राइबल म्यूजियम जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये सारी चीजें हो गई पीवीटीजी से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, और जो पीएम जनमन योजना है उसको भी याद रखना है। मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। ये भी क्या है? आपकी हेल्थ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम के बारे में है। तो अभी 30 करोड़ 12 जनवरी 2024 तक कितने कार्ड्स इशू हो चुके हैं? आयुष्मान कार्ड्स 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स क्रिएट किए गए। किस योजना के अंडर क्रिएट किए हैं? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, है ना, शॉर्टली इसको कहा जाता है ABPMGJ, सॉरी JA, जन आरोग्य योजना है, ठीक है। तो ये इसका
आप फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे कि जो ABPMJAY है उसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। अब इस स्कीम के अंदर जो है वो 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स इशू किए जा चुके हैं। तो रिसेंटली अभी अक्टूबर नवंबर में अनाउंस किया गया था कि अब आपको अपना आयुष्मान कार्ड, जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं इनके, है ना, उनको अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए किसी भी लोक सेवा केंद्र या यहाँ वहां जाकर उनको नहीं बनवाना है। तो एक आयुष्मान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था कि आप खुद से ही रजिस्टर कर सकते हैं। क्या चीज लॉन्च की गई? आयुष्मान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया कि आप खुद से ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन इस ऐप में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और फिर आपका आयुष्मान कार्ड इश्यू हो जाएगा अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो। ठीक, ये जो स्कीम है वो किसके अंदर आती है? तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, क्योंकि हेल्थ से जुड़ी हुई स्कीम है ये। तो किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। ठीक, तो आपको ये चीज याद रखनी है। फिर 6.2 करोड़ फ्री हॉस्पिटल एडमिशंस भी दिए गए हैं स्कीम के अंदर पर, जो कितना खर्चा बचाएंगे? 1.25 लाख करोड़ पुअर एंड वनरेबल पॉपुलेशन, जो गरीब लोग हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो हॉस्पिटल्स में जाके इतना इतना पैसा खर्च करें। और आजकल आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में कितना ज्यादा पैसा लिया जाता है, ट्रीटमेंट्स कितने महंगे हो गए, दवाइयां कितनी महंगी हैं, तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए आयुष्मान स्कीम जो है ना, काफी बड़ी चीज है उनको हेल्प करने के लिए। तो ये मुझे तो काफी पर्सनली काफी इम्पैक्टफुल स्कीम लगती है। ये कुछ स्कीम्स मुझे पर्सनली काफी इम्पैक्टफुल लगती हैं, जैसे कि ये हो गया आयुष्मान स्कीम हो गई, जल जीवन मिशन हो गया, और जो आपका स्वच्छ भारत अभियान है, जिससे बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस को देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश जो है इसमें फर्स्ट नंबर पर आया है, जिसने सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड्स जो है वो इशू किए हैं। उसके बाद एमपी के लिए काफी बड़ा अचीवमेंट है ये, कि जो एमपी मध्य प्रदेश है उसने 3.8 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स इशू किए हैं। तो एमपी रैंक्स सेकंड इन टर्म्स ऑफ द इशुएंस ऑफ आयुष्मान कार्ड्स, है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आयुष्मान स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो पीएम जन आरोग्य योजना है ना, आयुष्मान जो स्कीम है ना उसके दो कंपोनेंट्स थे, है ना, आयुष्मान जो स्कीम है उसके दो कंपोनेंट्स थे। एक तो पहला कंपोनेंट था कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का क्रिएशन करना है ना, जो भी आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उसको किस में कन्वर्ट करना है? हेल्थ और वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट करना है। ये पहली चीज बोली गई थी। और दूसरी चीज ये बोली गई कि यहाँ पर जो जन आरोग्य योजना है, जिसके तहत क्या किया जाता है, आपको 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, उसको 5 लाख रुपीस का हेल्थ इंश्योरेंस या फिर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड करवाया जाता है इस स्कीम के तहत, है ना, किसके लिए? तो सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए। अब आपको पता होगा 3 लेवल ऑफ केयर होती है, प्राइमरी केयर हो गया, है ना, फिर आता है आपका सेकेंडरी केयर या फिर हम इसको बोलते हैं माध्यमिक केयर, है ना, सेकेंडरी केयर आ जाएगा, फिर आता है आपका टर्शरी केयर। ये लेवल्स होते हैं। तो इन लेवल्स में, इन दोनों लेवल्स जो आपके सेकेंडरी या टर्शरी या माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल है, उसके लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है पर फैमिली को, पर ईयर। ये चीज याद रखनी है। कब स्कीम? तो ये कंसिडर की जाती है वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, क्योंकि आप देखो अगर 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स बना दिए जाएं तो ऑब्वियसली 30 करोड़ लोगों तक आयुष्मान स्कीम का बेनिफिट पहुंचेगा ना। तो ये कैसे पहुंचता है ना, कैसे पहुंचता है ये जो बेनिफिट है? उसके लिए कुछ इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, क्योंकि इतने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इम्पैनल किया जाता है कि वो जब अपने कार्ड्स लेकर उन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आपको ऐसा जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। अब इसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं? तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, मीन्स प्री हॉस्पिटलाइजेशन, जब आप एडमिट हो रहे हैं तो जैसे आपको कोई बीमारी हो, आप उसके 3 दिन पहले से लेकर अगले 15 दिनों तक एडमिट होने के 15 दिनों तक जो भी आपकी दवाइयों का खर्च है, हॉस्पिटल का खर्च है, वो आपको दिया जाएगा इसके तहत। ठीक है, अब ये स्कीम कब लॉन्च हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है कि लॉन्च हुआ था फरवरी 2018 को लॉन्च हुआ था। ठीक, इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है, नोडल मंत्रालय है, वो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आप देखेंगे कि जो स्कीम है ना, काफी बेनिफिशियल हुई है इन लोगों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इतना महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए तो काफी अच्छी चीज है ये। पर्सनली भी अगर आपने एक्सपीरियंस किया, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने हॉस्पिटल्स में काफी वेट किया। उस टाइम मैंने देखा कि जो लोग यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब ऐसे लोगों को भी देखा है जो इतना महंगा ट्रीटमेंट अच्छा अच्छा हॉस्पिटल्स में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर आते हैं। तो मुझे काफी अच्छी लगती है स्कीम, ये अच्छा बेनिफिट दे रही है। काफी सारे लूपहोल्स भी हो जाते हैं इसमें, बट ओवरऑल ये अच्छी स्कीम है। फिर हम देखेंगे कि जैसे आप देखिए, जैसे ये स्कीम थी, इसका एक एक्रोनिम यहाँ पर आयुष मिनिस्ट्री का पूछा गया कि इसका जो आपका फुल फॉर्म है वो आपको बताना था कि क्या चीज है। ये एक्रोनिम यूज किया जाता है, तो इसके लिए फुल फॉर्म क्या है? अभी हमने देखा जो ABPMJAY है, तो ऐसी स्कीम्स के आप फुल फॉर्म्स भी याद रखें, है ना, कि क्या हो सकते हैं फुल फॉर्म्स। तो यहाँ पे क्या है? आयुष।
आयुष से क्या आता है, आयुर्वेद आता है। आयुर्वेद योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी, वो इसका एक्रोनिम होगा। फिर आ जाते हैं हम, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, 2022 का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर हमने इसरो पढ़ा था तो इसरो का फुल फॉर्म भी आया था, 2021 में ही आया था ये शायद। तो ऐसी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो ये नेक्स्ट न्यूज है किसके बारे में, एफसीआई के बारे में। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या इसको हम बोलते हैं भारतीय भारतीय खाद्य निगम बोलते हैं। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम ने रिसेंटली संडे को, मतलब कल ही, क्या सेलिब्रेट किया, 60th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। अभी हम देखेंगे कि ये बना कब था, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, और अब ये 60th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है। मींस ये बना था 1964 पर। ठीक है, 1964 के बाद अब जो 2024 है, ये इसमें अपना 60th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है। तो इसमें जो हमारे कॉमर्स फूड यूनियन कॉमर्स फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने इसके अचीवमेंट्स के बारे में बताया है कि इसका काम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय खाद्य निगम का काम सिर्फ राशन सप्लाई करना नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उसने जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, और जो बेनिफिशियरीज हैं, और राशन से रिलेटेड जो भी बेनिफिशियरीज हैं, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस लेकर आए, क्योंकि उनको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी आई है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी आई है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके अचीवमेंट्स गिनवाए उन्होंने। और जो एफसीआई एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, किस पर प्ले कर रहा है, आपने बड़ा सा स्कीम सुना होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना जो है वो। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा, ये गरीब कल्याण योजना। अब आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम से ये शुरू हुई थी, अभी जो है करंटली ये 80 करोड़ बेनिफिशियरीज को क्या प्रोवाइड कर रही है, राशन प्रोवाइड कर रही है। ऑब्वियसली पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आपको देना पड़ता है, जैसे 2 रुपए का गेहूं आता है, 3 रुपए का चावल आता है, तो ऐसे आपको पैसे देने होते हैं। तो 80 करोड़ बेनिफिशियरीज, अगर हमारे यहाँ 140 करोड़ की पॉपुलेशन, अभी 1.4 बिलियन का पॉपुलेशन है, तो उसमें से 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री राशन मिल रहा है या कम रेट्स पे राशन मिल रहा है, तो ये काफी बड़ी चीज है ना। अब यहाँ पे जो एफसीआई है या भारतीय खाद्य मंत्रालय है, वो उसने एक और चीज चालू की थी। एक और चीज क्या चालू की उसने, ओपन मार्केट सेल स्कीम चालू की। इसके तहत क्या होता है, वो अभी हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन, ठीक है, तो इन्फ्लेशन आपको याद रखना है कि जो आपका महंगाई है वो एक्चुअली में किन फैक्टर्स पे काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर होता है आपका डिमांड, है ना, डिमांड, सप्लाई, और उसके बाद आता है आपका प्राइस, कि उसके दाम कब बढ़ेंगे और कम कम होंगे। सपोज है कि डिमांड किसी भी चीज की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ गई है, और सामने उसकी सप्लाई भी बढ़ गई है। जितनी डिमांड बढ़ी उतना सप्लाई भी होने लगा उस प्रोडक्ट का, तो प्राइस क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन मान लेते हैं दूसरा केस, कि डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन उसके सामने वो चीज उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, उस चीज के दाम या कीमत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली आपने टमाटर के प्राइसेस देखे होंगे, तो जब टमाटर की डिमांड तो उतनी है, कम नहीं हुई, लेकिन उसके सामने बारिश और अदर फैक्टर्स के कारण उसकी सप्लाई जो है वो कम हो गई, तो प्राइसेस जो है वो 250 रुपए किलो तक पहुंच गए थे। तो ये काम करता है आपका इन्फ्लेशन का फैक्टर। अब क्या होता है, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम भी कुछ इसी तरीके से काम करता है कि एक टाइम पे क्या हुआ कि वीट और राइस के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, है ना, वीट और राइस के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मतलब क्या हो रहा है, डिमांड तो बढ़ गई लेकिन उतनी ज्यादा सप्लाई नहीं थी, इसलिए प्राइस बढ़े होंगे। तो एफसीआई ने क्या करना चालू किया, उसके पास जो भी स्टोरेज था फूड ग्रेन्स का, उसने खुद मार्केट में बेचना चालू कर दिया। वैसे तो ये कहाँ पर बेचता है, राशन शॉप्स में बेचता है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट के पास जाए, स्टेट गवर्नमेंट जो है राशन शॉप्स के थ्रू बेनिफिशियरीज को दे सके। लेकिन अब इसने मार्केट में भी इसको सेल करना चालू कर दिया, ताकि वीट और राइस, गेहूं और चावल का प्रॉपरली वहां पर सप्लाई अवेलेबल रहे, और इससे उसके प्राइसेस ना बढ़े। तो ये था ओपन मार्केट सेल स्कीम एफसीआई का, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम इसके फॉर्मेशन में, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे हमने, अब आ जाते हैं इसके फॉर्मेशन में। भारतीय खाद्य निगम, जो कि ये एक स्टेटरी बॉडी है, ठीक है, ये कौन से अधिनियम के तहत आता है, तो 1964 में इसका खाद्य निगम अधिनियम, खुद का एक्ट है, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964, है ना, ये एक्ट आया था 1964 में, लेकिन ये फॉर्म कब हुआ, 1965 पर। जब भी आप कमीशन वाला टॉपिक पढ़ते हैं वहां पर भी ऐसी चीज मिलता है कि एक्ट कभी आ रहा है, फॉर्मेशन एक्चुअली में कभी हो रहा है। तो ये जो एक्चुअल फॉर्मेशन है ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बॉडी है कि 1965 पे फॉर्म हुआ था, और 1964 पर एक्ट आया, तो फाउंडेशन डे जब इसकी नींव रखी गई थी, उससे 2024 तक आपके 60 साल पूरे हो गए। The FCI is the nodal agency that procures, distributes and stores food grain, है ना, नोडल एजेंसी है जो खाद्यान्न की खरीद सबसे पहले खरीदती है, ये फार्मर से, किसानों से खरीदती है, फिर इसका वितरण कर रही है और भंडारण भी कर रही है। जितना भी स्टोरेज है वो कहाँ पर होता है, एफसीआई के पास ही स्टोर होता है, इतना सारा अनाज खरीदा जाता है ना, जो सोसाइटीज होती हैं वहां से किसानों से अन्न खरीदा जाता है, और फिर यहाँ पे फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है।
नोडल मंत्रालय आपको इसका याद रखना है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय आता है, मींस मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया आपके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो हमने देखा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो नेक्स्ट न्यूज है कि रेडी टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एट ऑल कॉस्ट, ऐसा कहा है आर्मी चीफ ने। अब ऑब्वियसली हमें अपनी बॉर्डर्स पे, जो इंडिया की बॉर्डर्स हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, है ना। कंटिन्यूसली लड़ाइयां होने रही, जैसे एलएसी में हो रही थी, ठीक है, एलओसी में होती रहती है। तो यहाँ पे जो आपकी लड़ाइयां होती रहती हैं, चाइना के साथ है ना, पाकिस्तान के साथ है, हर जगह बॉर्डर इश्यूज हो सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश के साइड जो लड़ाइयां चल रही हैं। तो इसलिए हमारा जो हमें सिक्योरिटी मेंटेन करके रखनी है, ताकि हमारी टेरिटोरियल, हमारे देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहे। ठीक, सारे किसी कुछ भी हो जाए हमें मेंटेन करना है, ऐसा कहा है आर्मी चीफ ने। अब जो है आर्मी, है ना, आर्मी विल बी ऑब्जर्विंग 2024 को एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन सेलिब्रेट कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आर्मी जो है ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन जो है आर्मी सेलिब्रेट कर रहा है 2024 को, जिसका थीम क्या है, थीम विच स्कोर्स द फोकस एंड एफर्ट टू लिवरेज टेक्नोलॉजी, कि जब हम अपनी बॉर्डर्स को मेंटेन कर रहे हैं तो वहां पर हमें टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है। जैसे जो भी बॉर्डर्स है वहां पर स्मार्ट फेंसिंग यूज किया जाता है, या फिर ऐसी चीजें यूज किया जाता है जिससे मतलब हमारी बॉर्डर सेफ एंड सिक्योर रहे। तो इसके लिए डे सेलिब्रेट या ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है। फिर आर्मी डे का भी सेलिब्रेशन है आज 15 जनवरी, तो आज आर्मी डे का भी सेलिब्रेशन है, हर साल मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो जो हमारे फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ थे आर्मी के, है ना, मार्शल के.एम. करप्पा, उनके, है ना, वो पहली बार चीफ बने थे यहाँ पर। इसके पहले जब आप देखेंगे कि 1949 तक जो इंडियन आर्मी है वो किसके पास था, मतलब कौन संभाल रहा था, जनरल फ्रांसिस से। जनरल फ्रांसिस के बाद किसको ट्रांसफर किया था, पहले इंडियन को ट्रांसफर किया गया था और उनका नाम था के.एम. करप्पा। तो इसके उपलक्ष्य में आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 15 को हर साल। ये चीज याद रखनी है। दूसरा आपको याद रखना है कि हर ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, हर भी आपके जो भी क्या बोलते हैं, जैसे आपका सीएनएस है ना, नेवल स्टाफ है या फिर आर्मी स्टाफ है, इनके चीफ्स आपको याद रखने हैं। कि जो जनरल मनोज पांडे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, यहाँ पे देखा हमने। फिर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, वो है एडमिरल आर हरि कुमार। और जो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं, विवेक राम चौधरी जो है वो है चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। ये तीनों चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि जब एट लास्ट क्या होता है, आपका एग्जाम आने वाला होता है, तब आप मैगजीन से उठाकर एक साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की, किसके कौन से चेयरमैन है, ठीक है, कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, ये सारी पढ़नी होती है, तो आपको उस टाइम बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अगर आप रोज के रोज इसको न्यूज में कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे हैं, रोज देखेंगे, ऑब्वियसली आपकी न्यूज रिपीट होती रहती है डेली, हम बहुत सारी चीजें रिपीटेड ही पढ़ते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको चीजें यहीं की यहीं पर याद हो जाएंगी। जब आप बार बार रिवीजन करोगे इसको, न्यूज में जो भी चीजें आ रहा है उसकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज आप पढ़ते हैं ना, तो वो चीज वहीं पर आपको याद हो जाती है, अलग से आपको कुछ चीजें याद नहीं करनी पड़ती हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपको ध्यान रखना है कि अनिल चौहान है। पहले फर्स्ट दो ही पोस्ट, अभी दो ही लोग इसमें चेयरमैन बन चुके हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, पहले थे जनरल बिपिन रावत, है ना, और दूसरे कौन है आपके, अनिल चौहान है। इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है, अनिल चौहान का नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अभी। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया था कि एट प्रेजेंट अप्रैल 2023 हु इज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। वर्तमान में अप्रैल 2023 का पूछा था इसमें कि भारत के सेना प्रमुख कौन है, तो कौन है, अभी हमने देखा वही थे, मनोज पांडे जी ही हैं, ठीक है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। अब यहाँ पे बोला गया है जो गंगा सागर मेला है, गंगा सागर मेला कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, उसमें जो बंगाल मतलब आपका वेस्ट बंगाल के पास पार्ट है, वहीं पर आइलैंड है आपका गंगा सागर, और वहां पर सागर आइलैंड है, उस सागर आइलैंड में ही गंगा सागर मेला लगाया जाता है, ठीक है। कब लगता है, मकर संक्रांति में लगता है। तो हर साल मकर संक्रांति में गंगा सागर मेला लगता है, वेस्ट बंगाल के पास एक आइलैंड है सागर आइलैंड, वहां पर ये मेला लगाया जाता है। तो अभी क्या प्रॉब्लम आई है कि अभी ये मेला ऑर्गेनाइज होना था, फेयर ऑर्गेनाइज होना था, बट यहाँ पे लेवल्स राइज, जो सी के लेवल्स है वो राइज हो रहे हैं। अब ये किसका रिजल्ट है भाई, क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से वो आइलैंड भी क्या हो रहा है, आइलैंड क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मतलब यहाँ से पूरा पानी आते जा रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है। तो अब इस आइलैंड में अगर मेला लगता है तो यहाँ पे पानी आता जाएगा, इतना ज्यादा क्या हो रहा है, यहाँ से इरोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, सॉइल का इरोजन हो रहा है ना, यहाँ से मिट्टी जाते जाएगी, तो ऑब्वियसली हम मेला कहाँ पर लगाएंगे। तो इस प्रॉब्लम पर भी नजर डाली गई है, कि इस प्रॉब्लम पे जोर दिया गया कि काफी बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि और दूसरा वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने ये भी डिमांड की है, जो मेला है उसको नेशनल फेयर का स्टेटस दिया जाना चाहिए। अब आप किसी चीज को नेशनल फेयर का स्टेटस दे रहे हो, बट वहां पे जहां पर ये मेला लगाया जाना चाहिए, वहां पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आइलैंड ही डूबा जा रहा है राइजिंग सी लेवल्स की वजह से।
तो यहाँ पे इरोजन हो रहा है और इरोजन को कम करने के लिए यहाँ पे टेट्रोपोड्स का यूज किया जाता है। आपने सुना होगा टेट्रोपोड्स की, जब समुद्र में जो ऐसे वाले पत्थर देखे होंगे ना, इस शेप के आपने टेट्रोपोड्स देखे होंगे, उसको लगाया जाता है ताकि मिट्टी बहे ना। इस जगह पर भी इसका यूज किया गया है, लेकिन आप कितना इरोशन रोकते जाएंगे जब कंटिन्यूअसली सी का लेवल राइज हो रहा है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं आपका नेक्स्ट न्यूज पर। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से रिलेटेड। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए गवर्नमेंट ने संडे को ये अनाउंस किया कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए जो नॉमिनेशंस है वो स्टार्ट हो गए हैं। नॉमिनेशंस फाइल करना स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट एवर नेशनल साइंस अवार्ड है ना, फर्स्ट एवर नेशनल साइंस अवार्ड है जो किस फील्ड में दिया जाता है, साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन के फील्ड में दिया जाता है। ये जो विज्ञान पुरस्कार हैं आपके, वो इस फील्ड में दिए जाते हैं। प्लस अब ये अलग अलग कैटेगरीज में होंगे, इसी फील्ड्स में जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उसमें अवार्ड्स दिए जाते हैं अलग अलग जो साइंस एंड टेक के इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा। अब ये बोला गया है कि जो नॉमिनेशंस की डेट है वो आपकी कब से शुरू हो रही है, 28 फरवरी से शुरू होगी। तो अभी नहीं शुरू हुई है, कब से शुरू होगी, 28 फरवरी से शुरू होगी। तो 28 फरवरी एक इंपॉर्टेंट डे है जिस दिन क्या मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, डेज भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इसलिए नेशनल साइंस डे कब मनाया जाएगा, 28 फरवरी को। इसको आप याद रखिए कि लीप ईयर है। ठीक है, तो 3 साल तक आपका 28 फरवरी रहता है और चौथे साल में आपका आता है लीप ईयर। तो इसलिए उस लास्ट डे को हम क्या बनाते हैं, साइंस, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ साइंस लग रहा है ना, तो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली साइंस ही है इसके पीछे, लीप ईयर आने के पीछे। तो यहाँ पे नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्या है। फिर इसके बाद बोला गया कि अवार्ड्स अनाउंस होंगे जब 11 मई को। तो 11 मई जो है वो नेशनल टेक्नोलॉजी डे या फिर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 मई। और इस दिन अवार्ड्स जो है फाइनली पता चलेगा कि अवार्ड्स अनाउंस किए जाएंगे, किस किस को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, है ना। लेकिन जो प्रॉपरली प्रदान किया जाएगा वो डे कौन सा है, 23 अगस्त। और 23 अगस्त आपको याद ही होगा, इसको अभी इस साल ही डिक्लेयर किया था, मतलब लास्ट ईयर डिक्लेयर किया, राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि 23 अगस्त है उस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो नॉमिनेशंस कब से फाइल होना स्टार्ट होंगे, 28 फरवरी जो कि आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। फिर ये जो अनाउंस किए जाएंगे अवार्ड्स वो 11 मई को अनाउंस किए जाएंगे जो कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। और जो 23 अगस्त है जिस दिन अवार्ड्स प्रदान किए जाएंगे उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, है ना, नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है आपका कि 2023 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है मैनी ऑफ द हॉटेस्ट डेज ऑन लैंड एंड सी। सबसे हॉटेस्ट जो ईयर था आपका 2023 था, ये आपको याद रखना है। और ये पिछले 1 लाख साल में वार्मेस्ट ईयर भी माना जा रहा है ना। ये कहा है यूनियंस कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, C3S करके एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने ये कहा है कि जो पिछले 1 लाख सालों में ये सबसे गर्म साल था 2023 का, है ना। और यहाँ पे वार्मेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड्स देखे गए हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस जो है आपका उसका उत्सर्जन बढ़ गया है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उसका उत्सर्जन बढ़ गया और उसकी वजह से ही हो रहा है क्लाइमेट चेंज। इस आर्टिकल में बेसिकली क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस हैं या फिर इनके उत्सर्जन है इन्वायरमेंट या पर्यावरण में, वो जो है टेम्परेचर को किस तरीके से बढ़ा रहा है। जो हमने इसमें एक न्यूज ये भी पढ़ी थी पिछले कुछ दिनों में कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था। ये हुआ था 2000, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है आपका कब हुआ था, 2015 में हुआ था। और 2015 में ही उसमें डिसाइड किया गया कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। और लास्ट वार्निंग की गई कि 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो ये आपका वार्निंग था और हम कहाँ पे पहुंच गए, 1.48 में तो पहुंच ही गए। तो अब देखिए इसके कितने पास हैं। तो ये जो पृथ्वी है वो कितनी गर्म हो चुकी है और उसके वजह से कितने सारे डिस्ट्रक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, है ना। ये आप देख ही रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे 2023 आप इसको आंसर्स में भी कोट कर सकते हैं। जब आप एनवायरमेंट या पर्यावरण से जुड़े जो आपके आंसर्स आते हैं उसमें आप बता सकते हैं कि इतना क्लाइमेट चेंज या जलवायु वायु परिवर्तन का रीजन ये भी है। ये जो आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट दी गई थी ये C3S का, वो भी आप लिख सकते हैं कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला गया है। तो जहां पर भी आपने नोट्स बनाए ना C3S को कोट कर लीजिए क्योंकि ये काम आएगा आपके। ठीक है, फिर 83 कंट्रीज ने यूक्रेन में पीस टॉक्स हेल्ड किए हैं ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है विश्व आर्थिक मंच कहा जाता है जिसको, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं कि कोलिग्नी स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के या विश्व आर्थिक मंच के हेडक्वार्टर्स। और ये स्थापित कब हुआ था, 24 जनवरी 1971 को स्थापित हुआ था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज्यादा। इसका डेवोस समिट भी हुआ है। तो जो डेवोस समिट है वो भी यहीं पर ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। मीटिंग वाज हेल्ड इन डेवोस इन ईस्टर्न स्विट्जरलैंड ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच
जिसको कहा गया है। इसके हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम या फिर उसके पहले आपने देखा होगा, उसके पहले शायद 2022 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स पूछे गए थे, जो कि कहां पर है, इटली रोम पर है। रोम इटली पर इसके हेडक्वार्टर्स हैं, वो पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, इसलिए आपको ऐसे हेडक्वार्टर्स ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट न्यूज है हमारा संतोष ट्रॉफी से रिलेटेड, तो इसमें बस याद रखने की संतोष ट्रॉफी ऑर्गेनाइज किया गया अभी, और संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से रिलेटेड है। संतोष ट्रॉफी किस चीज से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है, ये चीज आपको बस इसमें ध्यान रखनी है। फिर आते हैं खरगोन गौरव दिवस पे। तो खरगोन खरगोन जो है आपका, उसमें कुंदा नदी में गंगा जैसी महाआरती ऑर्गेनाइज की गई, और ये किया गया खरगोन के गौरव दिवस में। तो 14 जनवरी को ये चीज सेलिब्रेट की गई है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और कुंदा नदी कहाँ पर है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसका लोकेशन जो है वो कहाँ पर है, खरगोन पर है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फेयर्स में अगर देख लें, तो कुंदा नदी, जो आपकी कुंदा नदी है खरगोन में, खरगोन में नवग्रह का मेला भी लगता है ना। नवग्रह का मेला कहाँ पे लगता है, खरगोन में लगता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कल्चर के या संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चीज है आपकी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है प्रोजेक्ट चीता या चीता परियोजना के तहत। अब इसमें अनाउंस किया गया है कि अभी तक कौन से दो कंट्रीज से चीता लाए गए, एक तो नामीबिया से लाए गए और दूसरा दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका से चीता लाए गए, जो हमारा चीता इंट्रोडक्शन प्लान था, प्रोजेक्ट था। तो 1952 या 1958 में पूरे चीता जो है वो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो हमारे यहाँ चीता नहीं, तो इसलिए अफ्रीका से इसको रीइंट्रोड्यूस करवाया गया इंडिया में। और कौन से दो देश थे जहां से चीता लाए गए, तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए। लेकिन अब इस न्यूज के तहत तीसरी कंट्री है केनिया, जहां से चीता को रीइंट्रोड्यूस करने का प्लान किया गया है। अभी हमने न्यूज में पढ़ा कि जो गांधी सागर अभ्यारण्य है आपका मंदसौर में, वो गांधी सागर सेंचुरी जो है वो सेकंड साइट होने वाला है चीता इंट्रोडक्शन के लिए MP में, या फिर हम पूरे इंडिया में भी बोल सकते हैं। ठीक। तो इस इंडिया में जब यहाँ से कहाँ से चीता लाए जाएंगे, अब केनिया से चीता लाएंगे, जो कि प्रोजेक्ट्स के तहत 20 चीता लाए गए थे पहले प्रोजेक्ट के तहत, मतलब अब तक टोटल 20 चीता लाए गए, उसमें से जो है 6 चीता किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई। तो अभी टोटल रिमेनिंग 14 चीतास बचे हुए हैं। अभी उनके कब्स भी हुए थे, तो आपने देखा होगा न्यूज में, अभी हमने कुछ दिन पहले इसका न्यूज पढ़ा था। तो इसलिए प्रोजेक्ट चीता कब स्टार्ट हुआ था, 17 सितंबर 2022 को उसकी शुरुआत हुई थी। नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीता को रीइंट्रोड्यूस किया। तीसरी कंट्री जो है केनिया, उस पर विचार किया जा रहा है कि केनिया केनिया एक इंपॉर्टेंट देश है। इससे मुझे याद आया कि जो आपके इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसके हेडक्वार्टर्स भी कहां पर है, केनिया पर ही उसके हेडक्वार्टर्स हैं। और उसका एस्टैब्लिशमेंट किया था 1972 में, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, उसके तहत इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है रतलाम का नौलखा। रतलाम में एक जगह है नौलखा, अच्छा रतलाम का नौलखा जो है मध्य प्रदेश का पहला गांव बना है, जहां हो रही मोतियों की खेती है। मोतियों की खेती हो रही है, मतलब कहां पर होगा, एक्वा कल्चर कहा जाता है, क्योंकि पानी के अंदर ऐसे सीप में मोती उगाए जाते हैं। तो वो भी चीज अब हो रही है, इसको एक्वा कल्चर कहा जाता है। और कहाँ पे हो रही है, ये रतलाम का नौलखा। तो ये मध्य प्रदेश का पहला गांव है जहां पर ये चीज हो रही है। ठीक। मध्य प्रदेश का पहला गांव है जहां पे ये चीज हो रही है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में ऐसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। और कौन सी टेक्निक का यूज किया जा रहा है, तो बायोफ्लॉक टेक्निक का यूज किया जा रहा है, जो कि एक जापानीज टेक्निक है, जापानी तकनीक है, जिसके तहत मोती बनाने वाला यह मध्य प्रदेश का पहला सेंटर है। ठीक। तो ज्यादातर लोग मध्य प्रदेश में देश में मोतियां या तो छोटे तालाब या हौद में पानी भरकर करते हैं, लेकिन जो बायोफ्लॉक आपका टेक्निक है वो एक जापानीज टेक्निक है। इसके तहत एक टैंक बनाया जाता है, उस टैंक में 6 फीट पानी भरते हैं, तो 6 फीट का आप पानी भरेंगे उस टैंक के अंदर। और ऊपरी सतह तक प्लेटें, 3 फीट में क्या होता है, प्लेटें लगाई जाती है। और उस प्लेट्स है ना, इसमें 14 से फिर उसमें क्या डाले जाते हैं, आपके शैल डाले जाते हैं, जो भी शैल है उसको डाले जाते हैं, फिर मोती की उत्पत्ति होती है उसमें से। तो 14 से 15 महीने का समय लग जाता है इस टेक्निक में। ठीक है, इस टेक्निक में इतना समय लग जाता है। फिर नेक्स्ट न्यूज है हमारी, 16 सिटी बनेगा इंदौर, ऐसा अनाउंस किया गया है। तो 16 सिटी अब कौन सा बनेगा, इंदौर बनाया जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इससे पहले जो सांची है, सांची एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सांची करके एक टाउन है, जो इंडिया की पहली सोलर सिटी बनता है। देश का पहला या भारत का पहला सौर शहर बना है सांची, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अब इंदौर को भी सोलर सिटी बनाने का प्लान है। ठीक है। तो ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी या फिर नवीकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड टॉपिक है, कि हमारे MP में ही इसका कितना अच्छा एग्जाम्पल देखा जा रहा है। सांची जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको ध्यान में रखने की, जो पेरिस पेरिस है, फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर्स है, पेरिस फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस करता है। तो MP में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला तो आपका सांची है, मतलब फर्स्ट आपका खजुराहो था, जिसको स्टेटस दिया गया था 1986 में।
और जो तीसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको स्टेटस कब दिया गया ये आपको बताना है, और वो कौन सा साइट है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। तो पहली जो हेरिटेज साइट है वो आपकी खजुराहो टेम्पल ग्रुप है, जिसको 1986 पे दिया गया। दूसरा हेरिटेज साइट भी आपको ध्यान में रखना है, 1989 में सांची को दिया गया। और तीसरा हेरिटेज साइट आपको बताना है, प्लस उसका ईयर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सा हेरिटेज साइट है। तो आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी उससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने सारी चीज डिस्कस कर लिया है ना, सारा कुछ देखा हमने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखा, और हमने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज देखी, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स के बारे में डिस्कस किया, संतोष ट्रॉफी देखी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज था नामीबिया वाला, वो भी चीज हमने डिस्कस कर लिया। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। आप इस सेशन को देखिए, फिर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करिए टेलीग्राम चैनल पर जाकर, एग्जाम ओरिजिनल्स का टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये चीज और प्रमोट हो पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं कल, तब तक आप इसको पढ़िए, वीडियो देखिए, रिवीजन कीजिए और पीडीएफ से भी रिवीजन कीजिए इसका। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।